पिछले हफ्ते ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें सियासी लिहाज से जो पाकिस्तान जहाँ खड़ा हुआ है और बाकी शोबों में जहाँ खड़ा हुआ है, मईशत पर भी थोड़ा बहुत जिक्र किया था मुस्तफा खोखर साहब ने। आज मईशत के हवाले से हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे और आज की सिर्फ बात नहीं करेंगे। ये जब से ये हुकूमत आई है, PDM 1 जब आई थी अप्रैल 2022 में, उसको तकरीबन 3.5 साल हो गए। 3.5 साल की कारकर्दगी का एक थोड़ा सा जायज़ा लेंगे और कहाँ पाकिस्तान खड़ा है इस वक्त, और 3.5 साल में पाकिस्तान के अवाम ने क्या हासिल किया और पाकिस्तान की अशराफिया ने क्या हासिल किया। क्योंकि एक बहुत बड़ा फ़र्क है जिसकी निशानदेही करना बार बार लाजमी है कि पाकिस्तान में जब मईशत की बात की जाती है तो आवाज़ें जब आती हैं कि पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त होगी मईशत, तो उसकी तरफ से आती है, अशराफिया की तरफ से आती है, जिन्होंने भर के पैसे बनाए हैं, जो आज भी पैसे बना रहे हैं, जो अगले हफ्ते भी बनाएंगे, और इतने के कभी तारीख में नहीं बनाए थे। और मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स भी दूंगा उसकी। लेकिन अवाम का अगर जिक्र करें तो उनके लिए सब नुकसान ही नुकसान हुआ है। अगर आप 3.5 साल का जायज़ा लें तो पाकिस्तान की तारीख में, एक तो 3.5 साल में तमाम, जिसको आप मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स कहते हैं, तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और ये मैं लफाजी नहीं कर रहा, मैं अभी आपको बता भी दूंगा। रिकॉर्ड तोड़ने का मतलब अच्छाई की तरफ नहीं है, बुराई की तरफ है। पाकिस्तान ने कभी 38% महंगाई नहीं देखी थी, जो 3.5 साल में पहली दफ़ा देखी। और 38% जिसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अगर जो आवाम के लिए ज़्यादा जिससे असर होता है सेंसिटिव SPI, वो 50% को सोच भी नहीं सकता था, ख्वाब में भी नहीं आ सकता था कि पाकिस्तान में कभी इतनी महंगाई होगी। और इसका जवाब भी आएगा हुकूमत की तरफ से कि देखें जी अब कितनी कम होगी। लेकिन 2022, 2023, 2024 में जो महंगाई ने पाकिस्तान के अवाम पर जुल्म किया, जो उनके लिए तबाही आई है मईशत के हवाले से, लोगों ने अपनी जायदादें बेच दी, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास हो गई है। और उसी की वजह से अगर हम देखेंगे पाकिस्तान की तारीख में कभी भी 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं गए थे, कभी भी 45%, यानी कि 11.25 करोड़ अवाम जो है गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। और यहाँ हर रोज़ जाके प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर स्टॉक एक्सचेंज में वो बेल बजाते हैं कि जी तरक्की के कितने, और देखें जी IMF ने क्या कह दिया और वर्ल्ड बैंक ने क्या कह दिया। असल हकीकत ये है, असल हकीकत कि वो 11.25 करोड़ अवाम जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, करोड़ों अवाम को पिछले 3 साल में गुर्बत की लकीर से नीचे डाला गया, करोड़ों को। और उसकी वजह से अगर आप देखें बेरोज़गारी एक तीसरा जो सबसे बड़ा एक इंडिकेटर है कि मईशत अच्छी है या ख़राब है, 22% बेरोज़गारी का रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 22%। अगर 10% जिस मुल्क में होता है तो चीखें निकल जाती हैं, लोग कहते हैं कि इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। यहाँ 22%, और 22% का जिक्र नहीं होता। कभी आपने देखा है कभी प्राइम मिनिस्टर जिक्र कर रहे हो, कभी फाइनेंस मिनिस्टर जिक्र कर रहे हो, कभी पार्लियामेंट में ट्रेजरी बेंचेस से स्पीचेस हो रही हों कि जी इतने लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं, इतने लोग पावर्टी से नीचे बैठे हुए हैं। और जो सबसे ज़्यादा फिक्रमंद बात है, जो यूथ है, जो पाकिस्तान का सरमाया है, जिसके बुनियाद पर हम कहते हैं कि हमारा यूथ बल्ज इतना ज़बरदस्त है कि फ्यूचर बड़ा ज़बरदस्त है, उसमें 30% से ज़्यादा बेरोज़गारी है, 30% से ज़्यादा। अच्छा, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में ना 22% बेरोज़गारी, कभी भी कोई रिकॉर्ड नहीं बताता, ना कभी यूथ में 30% से ज़्यादा। चौथे इंडिकेटर पर आ जाए कर्ज़ों के हवाले से, बड़े इल्ज़ामात लगाए गए जी उस हुकूमत ने कर्ज़े इतने ले लिए, उस हुकूमत ने। मैं सिर्फ ये आपको बता दूं, बाकी डिटेल्स तो होती रहेंगी। जब इमरान खान के 3.5 साल थे तो 19 ट्रिलियन रुपीस के कर्ज़ों में इजाफा हुआ था। और ये मैं पाकिस्तान की हुकूमत के आदाद शुमार बता रहा हूँ, चाहे 45% गुर्बत की लकीर से नीचे या 22% बेरोज़गारी से या इन्फ्लेशन के जो मैंने नंबर्स बताए हैं, इसी तरह से कर्ज़े हुकूमत पाकिस्तान के हिसाब से 19 ट्रिलियन में इजाफा हुआ था 3.5 साल में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। अब 3.5 साल में उससे डबल हो गया, तकरीबन 38 ट्रिलियन रुपीस के कर्जों में इजाफा हो गया। आपने कहीं देखा वो कर्जे लगते हुए? क्या पाकिस्तान के अवाम ने उससे कोई फ़ायदा उठाया है? क्या उनके लिए कुछ ज़्यादा सहूलत पैदा हो गई है? क्या पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार मिल गया है? क्या पाकिस्तान के अवाम
ये खुशहाल होना शुरू हो गए। 38 ट्रिलियन रुपए 3.5 साल में। पहले कहते थे ना इल्ज़ाम कि इन्होंने कहाँ किए कर्जे, तो आप बताएं पहले कि आपने वो 38 ट्रिलियन रुपीस जो आपने कर्जे लिए वो कहाँ गए। और कर्जों से मैं ये बता दूं सिर्फ यहाँ एक बीच में कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है ना आजकल, वो सिर्फ 2 चीज़ों पर है, लोन्स और रोल ओवर्स, कि कितने आपके IMF से, वर्ल्ड बैंक से, और उस पर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा तो शर्मनाक, एक तरफ तो मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कहते हैं हमें शर्म आती है जाके वहाँ कर्जे मांगने कि लोगों से हम कशकोल फैलाते हैं, फिर जब मिलता है तो कहते हैं मुबारक हो आपको। और दूसरा रोल ओवर्स जो मैं कह रहा हूँ, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जो हम जाहिर है अप्रिशिएट भी करते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, सऊदी अरेबिया है, UAE है, चाइना है, जिन्होंने हमें कर्जे दिए जिसके बेसिस पर, जिसकी वजह से जो आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके थोड़ा बहुत जो आपको संभाल सके हैं आप, वो उसी वजह से हैं कि जो उनके तरफ से, इन 3 ममालिक की तरफ से 10-11 बिलियन डॉलर्स इस वक्त हमारे पास पड़े हैं। और मैं यहाँ एक ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, मैं आऊँगा ये कर्ज़ों के हवाले से और रिज़र्व्स के हवाले से, बट जिस तरह मैंने कर्ज़ों का कहा था, इसी तरह से इन्वेस्टमेंट अगेन एक बहुत ही बुनियादी चीज़ है। पहले इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर तरक्की होगी, फिर जॉब्स क्रिएशन होगी, फिर खुशहाली आएगी, फिर टैक्सेस में इजाफा होगा। अब आप इन्वेस्टमेंट की हालत देख लें, 2 साल पहले SIFC बनाई गई और अब मुबारकबाद दी गई कि जी इससे जो है $100 बिलियन जो है आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई कितनी है वो तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जो रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान की तारीख में पिछले 50 साल में इन्वेस्टमेंट रेशो जिसको आप कहते हैं, इन्वेस्टमेंट टू GDP, 50 साल की कम तरीन शरह पर, 50 साल की कम तरीन शरह पर। ये आदाद शुमार मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बाय द वे ये फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद एक्सेप्ट किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट रेशो पाकिस्तान की 50 साल की कम तरीन सतह पर है। तो वो $100 बिलियन या $75 बिलियन जो आने थे वो कहाँ से आने थे? ये ऐसे हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पिछले 3-3.5 साल में को दर्जनों उन्होंने दौरे किए हैं, मिडल ईस्ट के, दूसरे ममालिक के, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के, दूसरे ममालिक से लोग आए हैं, पता नहीं को 300-400 MOUs साइन हो गए कि जी $2 बिलियन की और कमिटमेंट होगी, $4 बिलियन की और कमिटमेंट, उसमें से एक पैसा नहीं आया, एक पैसा नहीं आया। जो पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको रेशो बता दिया कि पाकिस्तान 50 साल में कम तरीन सतह पर। सो ये अगर फ़िक्र की बात नहीं है तो मेरा ख्याल है क्या फ़िक्र की बात है। और इस सब का जो निचोड़ होता है, सबका निचोड़ होता है, जिसको आप कहते हैं कि पाकिस्तान की अगर आपने मईशत को देखना है तो आप किस तरह से मुवाजना करेंगे कि आज के एतवार को पिछले एतवार से या 70 से या 90 से या दूसरे कंट्रीज़ के रीजन से लाइक बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, ग्रोथ रेट, GDP ग्रोथ रेट इस वक्त जो पिछले 3 साल का, क्योंकि हम 3 साल का मुवाजना कर रहे हैं, तो एवरेज ग्रोथ रेट 1.62% है, 1.62% एवरेज ग्रोथ रेट है। जो पाकिस्तान की कोई भी 3 साल का आप पीरियड ले लें, हिस्टोरिक पीरियड ले लें, कम तरीन शरह है। बल्कि इसके बाद अगर 3 साल का कोई मुवाजना ले तो 3.55% है। सो आधी से भी कम लेवल है आपकी ग्रोथ रेट का, 1.62%। और उसकी वजह से अब आप अगर इसको कंपेयर करें 1.62% को, आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज 2.6% है। तो अगर 2.6% तो पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है और ग्रोथ आपकी 1.6% है, तो जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जाहिर सी बात है कि लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जाएंगे, जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जाहिर सी बात है कि महंगाई होगी। और महंगाई पर मैं एक कमेंट कर दूं कि बहुत से हुकूमती ओहदेदार इसका जवाब देंगे कि अब तो हम लें, आपने डिप्रेस करती है, आपने डिमांड डिप्रेस करती है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है खरीद। तो उससे आप एक और अशारिये की तरफ आते हैं, कुव्वत खरीद, कि पाकिस्तान के अवाम की कुव्वत खरीद के साथ हुआ क्या पिछले 3 साल में? एक नया रिकॉर्ड, 60% के करीब कुव्वत खरीद में कमी आई है अप्रैल 2022 से लेके आज तक। और अब फिर मैं आपको जिक्र कर दूं, ये मेरे आदाद शुमार नहीं है, ये हुकूमत पाकिस्तान के आदाद शुमार है। 60%, अगर उसकी एक दूसरी छोटी सी सादा मिसाल ये है कि जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपये थी अप्रैल 2022 में, उसकी कुव्वत ख़रीद आज 20,800 रुपये। अब आप ज़रा डिफरेंस देखें कि उसको आपने किस, अगर वो भी 50,000 कमा रहा है
क्योंकि बहुत से तो वो 50,000 कमाने वाले अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, लेकिन अगर कोई बचा है तो उसकी आप हालत देख लें कि वो 20,800 के बराबर है आज का, जो उस वक्त का 50,000 रुपये था। तो आपने जिसको परचेजिंग पावर कहते हैं या कुव्वत ख़रीद कहते हैं, उसमें आपने जो तबाही की है। और एक जो बहुत ही लाजमी जुज़ है जिस पर सबसे कम बात होती है, हुकूमती नुमाइंदा तो कभी नहीं कोई करता, और ये अफसोसनाक बात है कि जिसको आप कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिससे खुशहाली पता चलती है, अवाम की जो खुशहाली है या वेलफेयर उससे पता चलती है, जिसमें तालीम, सेहत, साफ़ पीने का पानी और दूसरे जो बेसिक चीज़ें हैं या इलाज। अब पाकिस्तान का अगर आप HDI देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पिछले 3 साल में बतदरीज ख़राब से ख़राब होता चला गया। आज उसकी जो पोजीशन है 168 इन द वर्ल्ड। अभी शर्मनाक बात है, क्योंकि वो उसका ताल्लुक अवाम से है। उस पर कोई अशराफिया नहीं बोलेगा, उस पर कोई नहीं बात करेगा कि जी स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स कहाँ पहुँच गया, उस पर कोई बात नहीं करेगा। 168, 2,70,00,000 बच्चे पाकिस्तान के स्कूल नहीं जा सकते। पाकिस्तान में 40% इलिटरेसी है, 60% यानी कि लिटरेसी रेट है। जितने ममालिक आप उठा के देख लें जिनसे हम मुकाबला करते थे, वो कहाँ पहुँच गए। मलेशिया को देख लें, इंडोनेशिया को देख लें, श्रीलंका को देख लें, इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, 90s में लिटरेसी रेट पहुँच गया, 96, 97। और इसकी वजह से खुशहाली आई है। पर कैपिटा इनकम उनका देख लेंगे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम सिर्फ इसमें खुश होते हैं जियो पॉलिटिक्स में कि जी हमें व्हाइट हाउस में बुला लिया, तो हम समझते हैं ये हल है पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने का। अगर ये हल होता तो सन 60 में अयूब खान को भी बड़ा रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया था, 80s में भी बड़ा रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया था, मुशर्रफ साहब को भी बुश साहब बुलाते थे बार बार, और बड़ा सब। आप जब तक इन चीज़ों को फिक्स नहीं करेंगे इंटरनली, अपना टैक्स सिस्टम, अपना एजुकेशन सिस्टम, अपना हेल्थ सिस्टम, हेल्थ की हालत ये है कि 40% बच्चे स्टंटेड हैं, ग्रोथ नहीं है नॉर्मल। इसका मतलब है अब एक तरफ 40% बच्चे ग्रोथ नहीं है नॉर्मल, दूसरी तरफ से 2,70,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, और जो स्कूल जा रहे हैं पब्लिक स्कूल, उसकी तालीम हमें पता है। आप जाके सिंध में और बलूचिस्तान में देख लें कि उसके पास पढ़ाने की फैसिलिटीज़ तक नहीं है, क्लासरूम्स तक नहीं है, टॉयलेट्स तक नहीं है। अब इसमें आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा ज़बरदस्त है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अवाम को सच बताना चाहिए कि पाकिस्तान का फ्यूचर बच्चों की तालीम से मुंसलिक है। जैसे हम अपने घर में करते हैं, जैसे हम अपने घर के बच्चों को करते हैं, तो वो जो बैठा है, जो स्कूल नहीं जा रहा है, वो भी हमारा बच्चा है। अगर हम उसके लिए फ़िक्रमंद नहीं, हम तो जिक्र ही नहीं करते हैं, तालीम का कभी जिक्र करते हैं। पाकिस्तान की इस वक्त भी, बावजूद इसके कि हम सबसे पीछे हैं, इस वक्त भी जो बजट पास हुआ है, पाकिस्तान का जो एजुकेशन टू GDP परसेंटेज है, वो अभी भी रीजन में सबसे कम है। ये आप खुद बताएं। और ये जो मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ, एशिया में सिर्फ एक मुल्क हमारे से पीछे है, वो अफगानिस्तान है, और ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। और जो दूसरे ममालिक जो हमारे साथ हैं, 20 ममालिक, वो सब सहारन अफ्रीका के हैं। हम किसी के साथ नहीं कम्पीट कर रहे, हम कहीं भी नहीं आगे गए, हम बतदरीज पीछे चलते जा रहे हैं। इसके अलावा आपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का देख लिया, तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपए बोल बोल के, हम सुन के वज़ीर आज़म साहब को थक गए कि जी हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम सर्कुलर डेट का ये कर रहे हैं। इस वक्त तकरीबन ₹1 ट्रिलियन नुकसान बर्दाश्त कर रही है पब्लिक सेक्टर। कौन पे कर रहा है? मैं और आप और ये गरीब आवाम पे कर रहे हैं। और इससे मुझे ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कि अशराफिया वर्सेस अवाम। जब आप ये कहते हैं कि मईशत स्टेबल हो गई है, डिफ़ॉल्ट से हम निकल के आ गए हैं और स्टेबल हो गई है, बिल्कुल स्टेबल हो गई है। किसके लिए स्टेबल हो गई है? अशराफिया के लिए स्टेबल हो गई है। अगर स्टेबल होती तो 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ना होते। सो हमेशा सवाल ये है, हमारा हुकूमत से भी सवाल ये है, आप जब मईशत की बात करते हैं और कहते हैं स्टेबल होगी, और ये डिफ़ॉल्ट की भी असद कैसर साहब मैं बात करूँगा 2 मिनट, तो जो मिथ क्रिएट किया गया जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, तो उस वक्त बहुत से बहाने किए गए। भाई आप सीधा सीधा कहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमारे आइन में लिखा हुआ है, हम वो करने जा रहे हैं। एक रीज़न ये दिया गया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला था, इसलिए। मैं आपको सिर्फ 2-3 नंबर दे देता हूँ। और आप डिफ़ॉल्ट उस वक्त होता है जब आपके पास डॉलर्स में कमी होती है और आप अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस नहीं पूरी कर सकते। जनवरी एंड 2022 जब फैसला किया गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, और ये आप रिकॉर्ड अगेन स्टेट बैंक के जाके उठा के देख लें, $17 बिलियन स्टेट बैंक के रिजर्व से, $17 बिलियन। उसका मुकाबला करें जून 2023, $4 बिलियन। तो
तो डिफॉल्ट 17 बिलियन पर होना था या 4 बिलियन पर होना था? 4 बिलियन जब रह गए थे तो आपको याद होगा कि वजीर आजम वहाँ पेरिस में MD के पास IMF की इसहाक डार साहब ने तो भगा दिया था और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम 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 होते चले गए। और ये भी एक मिथ है, ये भी मैं आपको बता दूं कि जी हम डिफ़ॉल्ट कर जाते। जब मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे अगस्त एंड 2022 में IMF वाज ऑन बोर्ड विद पाकिस्तान। सो IMF जब बोर्ड पर आ गया था, कर्जा जारी कर दिया, किस्त जारी कर दी, तो फिर किस चीज़ का था? मार्च के मिडल में 2 हफ्ते पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टेट बैंक के पास $15 बिलियन थे। आप खुद बताएं कि $15 बिलियन पर कोई खतरा था या $4 बिलियन पर खतरा होगा? और स्टोरी ये बना दी गई कि हम रियासत को बचाने के लिए हमने अपनी सियासत ख़त्म कर दी। भाई आपने कोई रियासत को बचाने के लिए नहीं की थी, आपने पावर लेने के लिए की थी, अपने कर्ज से। मैं एक लास्ट में स्कैम्स की बात कर लूँ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्कैम्स हुए हैं पिछले 3.5 साल में। 2 जो सबसे ज़्यादा, ये एक तो मिथ थी ना, इसको ठीक करने की ज़रूरत थी जो मैंने किया है, बाकी सवाल आप बेशक करते रहिएगा। एक तो अभी हमने देखा चीनी का स्कैंडल। अब मसला ये है कि स्कैम होता क्या है? उस स्कैम ये होता है कि जो हुकूमत में बैठे हैं, जो अशराफिया है, वही फैसला साजी कर रही है। अभी ऑडिटर जनरल ने 10 दिन पहले नेशनल असेंबली की कमेटी में ये कहा कि 300 बिलियन रुपए शुगर ओनर्स की जेबों में गया इस प्राइस इंक्रीजेस की वजह से। पहले माशाल्लाह काफ़ी कमाते हैं, ये उसके ऊपर है। 300 बिलियन किसकी जेबों से गया? गरीब आवाम की जेब से गया। वजीर आजम ने जब सब हो गया, लूट लिया, अवाम को तबाह कर दिया, तो उन्होंने कहा कि जी मैं शुगर माफिया को कन्फ्रंट करूँगा। तो पहले तो आप अपने साहबजादा जो हैं वो भी तो शुगर माफिया का हिस्सा हैं, उनको तो कन्फ्रंट करें ना, उनके तो ऑडिट करवाएं ना, इन सब का ऑडिट करवाएं जो फैसला साजी में शामिल हैं। फैसले भी आप कर रहे हैं एक्सपोर्ट के और फैसले भी आप कर रहे हैं इंपोर्ट के। सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है, सेम क्वांटिटी 84 बिलियन तो बीच में से गायब हो गया। 114 बिलियन आपने एक्सपोर्ट में कमाए, 114 बिलियन उसी क्वांटिटी पर, और उसी क्वांटिटी को मंगवाने में 198 बिलियन। 84 बिलियन का किसकी जेबों से किया? अवाम की जेबों से किया। अब इसी तरह से एक वीट स्कैंडल आया था। अब वीट स्कैंडल में भी 300 बिलियन की हेरा फेरी हुई, 300 बिलियन की, लेकिन अभी उसकी रिपोर्ट आ गई ऑडिटर जनरल की। कोई एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या बताया गया? पहले तो ये झगड़ा हो रहा है कि वो PDM 1 की गवर्नमेंट ने फैसले किए थे या केयर टेकर गवर्नमेंट ने किए थे या जो PDM 2 की गवर्नमेंट आए थे उन्होंने फैसले किए थे। अब आवाम बैठ के ये इंतजार कर रही है कि वो आपस में इस चीज़ पर लड़ रहे हैं। ये नहीं कोई डिनाई कर रहा कि आवाम को 300 बिलियन रुपए का थूक लगाया, ये कोई भी नहीं बात कर रहा, ये कोई भी नहीं डिनाई कर रहा। लेकिन डिनाई क्या कर रहे हैं कि वो काकड़ साहब कहते हैं कि जी हमारी हुकूमत में तो ये वाला फैसला नहीं, ये वाला हुआ था। PDM की जो जाने वाली हुकूमत थी वो कहते हैं कि ये नहीं, ये हमने नहीं किया था, ये तो केयर टेकर ने किया था। और उसके बाद जो नई हुकूमत आती है उन्होंने कहा जी हमने तो कोई फैसला ही नहीं। हालांकि तीनों के तीनों रिस्पॉन्सिबल थे। और मेरे नज़दीक केयर टेकर थी या PDM 1 थी या PDM 2, इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम सेटअप जो अप्रैल 2022 में शुरू हुआ था। सो ये छोटी छोटी चीज़ें थी। बाकी आपको पता है मीशत का हालत, एग्रीकल्चर सेक्टर ले लें, 5 मेन क्रॉप्स लॉस में, 5 मेन क्रॉप्स पाकिस्तान की लॉस में। हमें बताया गया कि हम पता नहीं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लेके आएंगे। इंडस्ट्री की आपने हालत देखी, पूरा साल 2 साल गुजर के नेगेटिव लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग चल। अभी आप कौन सा शोबा है जिसको आपने ठीक किया? क्या आपने प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर दी है? क्या आपने वेजेस इंप्रूव कर दिए हैं जो आम मजदूर हैं उनके लिए? कोई एक चीज़ आप बता दें, कुव्वत खरीद, महंगाई, बेरोज़गारी, पावर्टी, ग्रोथ, कोई भी। ये तो मैंने छोटा सा आपको एक नक्शा पेश किया है, इसकी आप डिटेल्स में जा सकते हैं। लेकिन फ्रॉम स्कैम्स, करप्शन, और इसकी जो सबसे बड़ी वजह जो महमूद अचकज़ई साहब ने भी बात की थी, असद कैसर साहब ने भी बात की थी, मईशत। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, मईशत नहीं आती। कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएगा ऐसे मुल्क में जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस हद तक हो, जहाँ इस किस्म की जुडिशरी बैठी हो जो कि बिल्कुल फैसले जो बताए जाते हैं वो इम्प्लीमेंट करती है। इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस चाहिए कि क्या जुडिशरी हमारे हक में फैसला करेगा या नहीं करेगा। आपको सारी की सारी ये चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक ही तरीका है कि आप फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं और उनको पार्लियामेंट में आने दें जो कि अवाम के वोट से आएँ, ना कि वो जो फॉर्म 47 के थ्रू आए थे जिसको कोई भी नहीं मानता। थैंक यू वेरी मच।